फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। प्रतियोगिता दर्पण का ये जनवरी 2022 का अंक है और इससे हम आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका होता है। तो इसमें जो भी सार संग्रह के रूप में क्वेश्चन दिए जाते हैं 100 से 110 के करीब, तो उसका चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सारे क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होंगे। तो सार संग्रह का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जितने भी सवाल हैं पहले देखिए। तो बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। तीसरा सवाल है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था की मैंने शुरुआत किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका मूल नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, तो रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की पुस्तकें हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा किसकी की थी? तो समुद्रगुप्त की थी। 9वां सवाल है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के शासक के लिए। 10वां है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो वो पुत्र का नाम था तीवर। अब आगे शुरू होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। तो 11वां सवाल है, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? तो मोहम्मद अली जीना। तो मोहम्मद अली जीना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ये समाप्त हुआ था। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण एवं परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति की गठन हुआ था? तो बटलर कमेटी का गठन हुआ था। बटलर कमेटी 1927 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित था, लेकिन जाकिर हुसैन समिति के आया था, जाकिर हुसैन समिति के द्वारा 1937 में। तो मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? हस्त उत्पादक कार्य। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को शुरुआत से ही कुटीर उद्योग के बारे में शिक्षा दी जाए। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? तो ये है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट पुस्तक। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क सेफर्ड। मार्क सेफर्ड। 18वां सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भारतीय संवैधानिक आयोग का नियुक्ति किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 की समीक्षा के लिए, भारत सरकार अधिनियम था ना 1919, उसकी समीक्षा के लिए आया था साइमन कमीशन। तो 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां सवाल है, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल यानी जन सुरक्षा विधेयक था, और इसकी सदारत कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया।
तो ये था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये समाप्त हुआ। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन। तो 21वां सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र कम से कम होना चाहिए 35 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए भी और उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए भी, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल होता है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल होता है। भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे, तब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? तो केवल संसद का अनुमोदन के द्वारा ही संचित निधि से धन निकाले जा सकते हैं। संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायत किन प्रदेशों में लागू नहीं है? तो देखिए, पंचायत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, इन सबों में वर्तमान में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं, यानी भाग 9 लागू नहीं है। चलिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ था? ऐसा अभी तक एक बार हुआ है, केवल एक बार 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। चलिए, 26वां सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। तो राष्ट्रपति का कहेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित की विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य, केवल निर्वाचित, मनोनीत एक भी नहीं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पूछे तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। चलिए, 27वां सवाल है, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। तो बेंच में कितने सदस्य होना चाहिए? तो बेंच में 5 मेंबर होना चाहिए, 5 मेंबर का बेंच बैठता है। 28 नंबर सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बात है? तो ये 343 यानी 343 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। कब? जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो ये पॉलिटी से था। अब आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट के पर स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। देखिए, डार्लिंग श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो डार्लिंग नदी भी है, पर्वत श्रृंखला भी है। अगर पूछा जाए कि कोरल रीफ भी वहाँ है, तो पूर्वी तट के पैरेलल में है, लगभग 2100 किलोमीटर लंबी। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो गारो, खासेव और जयंतिया तीनों है मेघालय में, और तीनों जनजाति के नाम पे भी है, पहाड़ी भी नाम है, और सबसे ज़्यादा यहीं वर्षा होती है, तीनों पहाड़ियों के बीच में ही। चलिए, 33वां सवाल है, भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो असम। तो भूत जलोकिया है जो विश्व की सबसे तेज मिर्ची मानी जाती है, जिसकी खेती मुख्य रूप से असम में होती है। 34वां सवाल है, न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों के द्वारा अधिकार जताया जाता था? तो न्यू मूर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश पर, लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। अगुल्हास महासागरीय जलधारा किससे संबंधित है? तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। शनि उपग्रह को, अगला सवाल है 37, शनि उपग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, क्योंकि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था, तो सबसे पहले उसी ने देखा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। इतना इसका घनत्व कम है कि अगर पानी में इसको डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, शनि। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ के नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो यह है यूरेनस यानी अरुण। चलिए, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन है? तो ये है अरुण, शुक्र और अरुण है। चलिए, अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता से सवाल।
तो पर्यावरण एवं जैव विविधता से करते हैं। 41वां सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कैसी होगी? तो जो बनने वाली आकृति होती है ना, वो पिरामिडीय होता है। कैसा होता है? तो पिरामिड टाइप का होता है। चलिए 42वां सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 43 नंबर सवाल है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेगा डाइवर्सिटी देशों की श्रेणी में रखा गया है। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्तर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तप्त स्थल। क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र से संलग्न है? तो ये जीवों के संरक्षण से संलग्न है। जीवों के संरक्षण। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाले की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो सुभेद जाति कहते हैं। सुभेद, जो आसानी से ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो ओजोन की उपस्थिति से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 48वां सवाल है, काली वैली। काली वैली झील है कहाँ? तो कहाँ है काली वैली? तो तमिलनाडु हो गया। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा बुक। चलिए 50 तक हो गया। अब इकोनॉमिक से सवाल है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं अगर मंदी के साथ मुद्रास्फीति आ गया तो स्टैगफ्लेशन होता है। 52वां सवाल है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो CSO। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। 53वां सवाल है, किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी? तो सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग ने दिया था 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में। आवर कॉमन फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है? तो 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17। पचपनवां सवाल है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल सूचकांकों में से कौन माना जाता है? तो यह है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है। 56 नंबर सवाल है, अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। तो किस में रखा जाना चाहिए? तो घाटा वित्त पोषण में। 57 नंबर सवाल है, मुद्रा का मूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। 58 सवाल, 2021-22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है कुल GDP का 9.5% यानी 5.5% सकल घरेलू उत्पाद का। 9.5% सकल घरेलू उत्पाद का। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई? तो वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना 1999 में की गई। 60 नंबर सवाल देखिए, मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 में कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल है, समान विज्ञान एवं तकनीकी से। तो 61वां सवाल है, वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। 62वां, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है?
क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। 63वां सवाल है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। देखिए E बराबर mc² से। 64 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार है? तो विटामिन के है, सभी जानते हैं, फिलोक्विनोन होता है इसका रासायनिक नाम। हींग प्राप्त की जाती है तो फेरुला नामक पौधे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हींग किस पौधे से प्राप्त होती है? तो फेरुला नामक पौधे से। 66 नंबर सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रेडियो आइसोटोप का नाम है फास्फोरस F32। कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। औद्योगिक बहिर्स्रावन द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो वो है जलकुंभी। कौन है? जलकुंभी। ढालू सड़क पर पथक लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। 70 नंबर सवाल है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का किया जाता है। परमाणु घड़ियों में सीजियम नामक धातु का प्रयोग होता है। आगे का टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, खासकर ये टीचर के लिए होता है, टीचर वाला एग्जाम के लिए, तो ये हम नहीं करवा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम चालू करते हैं खेल कूद से संबंधित। तो खेल कूद में आते हैं। 91 नंबर सवाल है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू मणिपुर की है। वॉली, स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। हर एग्जाम में एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि कौन से शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, वॉली, स्मैश और सर्विस, ये लॉन टेनिस का है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक रॉबर्ट बैरन पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है, ये फ्रांस के थे। 94वां सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? तो मिराई टोबा है। 95वां सवाल है, द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये पी गोपीचंद की है, पुलेला गोपीचंद। और पुलेला गोपीचंद किनकी गुरु है? तो साइना नेहवाल की गुरु है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल के गुरु हैं। तो साइना नेहवाल कौन सी खेल खेलती है? बैडमिंटन। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप होता है टेबल टेनिस में। 97 नंबर सवाल है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो चुनौतियों का प्रतीक है। ओलंपिक मशाल चुनौतियों का प्रतीक है। खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में 4 होती है। देखिए पोलो दुनिया का, पोलो खेल में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड का यूज होता है वर्तमान में। सबसे बड़ा ग्राउंड किस खेल का होता था? पोलो। पोलो को चौगान बोलते हैं, चौगान। और यही खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके उसका मौत हो जाता है। घोड़े पे चढ़कर हॉकी स्टिक की तरह लेकर गेंद को मारना होता है इसमें। तो इसका आंसर हो गया 4 प्लेयर होते हैं। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो ओलंपिक शपथ की शुरुआत है ना, वो 1920 से हुआ था, 1920 से। अब कृषि से सवाल है, साइकोसील है, तो साइकोसील क्या है? तो वृद्धि अवरोधक है, यानी वृद्धि को रोकने वाला है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। तो 102 का आंसर हो गया ओलेरी कल्चर। 103वां सवाल है कि पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? तो फलों का, फलों का पोमोलॉजी। 104 नंबर सवाल है, गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की फसल को 6 बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपास का रेशा मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कपास का रेशा मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो गया सेलुलोज। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित की गई, तो चावल की प्रथम बौनी किस्म जया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जया बच्चन का हाइट थोड़ा कम है, अमिताभ बच्चन से बहुत कम है, तो बौनी आप याद रख लिए जया। चावल की प्रथम बौनी किस्म जया।
शुद्ध वंश क्रमवरण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? तो स्वपरागणित फसलों का किया जाता है, स्वपरागणित। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। और बैंगन और आम का लिटिल लीफ भी जस्ता की कमी से होता है। चलिए 109वां सवाल है, किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है ट्रिटिकेल्स को, ट्रिटिकेल्स। 110वां सवाल है, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लेग हीमोग्लोबिन। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। दलहन फसलों में कौन सा पिगमेंट है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन फिक्सीकरण दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु, लेकिन ये पूछ रहा है पिगमेंट, तो पिगमेंट में लेगी हीमोग्लोबिन हो गया। चलिए और सवाल है पेज नंबर 111 पे, तो पेज नंबर 111 पे चलते हैं। पेज नंबर 111 पे हम लोग आ गए हैं। कंप्यूटर ज्ञान का सवाल है, सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल, कंपाइलर से परिवर्तित किया जाता है। 112 नंबर सवाल है, टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं? तो एट्रीब्यूट कहते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? तो ये होता है टेक्स्ट ग्रुप में होता है, टेक्स्ट ग्रुप में होता है। फिर अगला सवाल है, पीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रेटी गुड प्राइवेसी, प्रेटी गुड प्राइवेसी। 115वां सवाल है, इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं, एट द रेट के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं, एट द रेट वाले भाग को डोमेन कहते हैं। चलिए इसके बाद 116 नंबर सवाल है, किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है तो क्या होती है? तो ऑटो हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक होता है। 117 नंबर सवाल है, बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर डाटा साझा करने के लिए क्या विकसित किया था? तो HTML और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया HTML का फुल फॉर्म। चलिए वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूस्टर सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं वायरस। क्या कहलाते हैं? वायरस। हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में वायरस घुस गया, यानी सब बिगाड़ के रख देता है। सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? तो ये नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पर आधारित होता है, नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पर आधारित होता है। 120वां सवाल है, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है, एक्सपेंशन स्लॉट। अब मिसलेनियस से सवाल है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। दर्शन कुल कितने हैं? तो 6 हैं। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि हो गए। चलिए 122वां सवाल है, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सफफी लाफी एवं एक जीआई टैग है, तो सफफी और लाफी जीआई टैग मिला है किसको? तो मणिपुर को मिला है। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो हुमा का झुका मंदिर यह शिव को समर्पित है, शिव यानी भोलेनाथ शंकर जी। चलिए जो उड़ीसा में है हुमा का झुका मंदिर। 124वां सवाल है, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूंजी जाने वाली एकमात्र भगवान होना चाहिए। पूंजी नहीं पूजी होगा। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होने चाहिए, इनकी किनका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो गरीबों की कथकली केरल का ओटामथुलाल को कहा था, या ओटाम थुलाल भी कहा जाता है, ओटम थुलाल, ये केरल का लोक नृत्य है। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन कौन है। चलिए 126वां सवाल है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो भारत के अलावा तमिल है जो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों का है। 127वां सवाल है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस
प्रदेश में है? तो ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में है। गोवा में ये चर्च है। 128वां सवाल है, किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? तो सत्यजीत रे की अगर पूछा जाए कि पहली फिल्म कौन थी तो वो थी पाथेर पंचाली। और पाथेर पंचाली बुक लिखा किसने? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। चलिए 129वां नंबर सवाल है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी। लावणी किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है लावणी। 130वां है, मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस देश में स्थित है? तो ये है चिली में। कहाँ है? चिली में। तो टोटल सार संग्रह में 130 सवाल थे। तो जो हम लोग काम का नहीं था 10-15 छोड़कर बाकी सब का हमने डिस्कशन किया। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। अगर चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता दर्पण था, समान ज्ञान दर्पण का भी सार संग्रह का हम डिस्कशन करें, इसी तरह लाएं, तो आप लोग कमेंट में लिखिए तो हम बना देंगे वीडियो। आज इतना ही। जय हिंद।